दूसरा मुझे ये बताया, इसमें उन्होंने ये लिखा है रीजन का कोई बताया? जैसे रीजन है, किसी कॉन्टिनेंट का जिक्र किया है, किसी कंट्री का जिक्र किया है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज या किस कंट्री की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी ऑफर कर रहे हैं? नो, डन हो गया. It means if you just reading the question, you can easily see, you can talk about any universities, you can talk about present time, but you can talk about any size, any country, किसी की भी बात आप कर सकते. ठीक है. Offered their courses. कोर्सेज का नाम है, कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब क्या आप किसी भी कोर्स की बात कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने कह लिया कि बिल्कुल ही जनरल से स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है कि यूनिवर्सिटीज हैं, कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, एंड दे आर ऑफरिंग इट ऑन द इंटरनेट, सो पीपल कैन स्टडी ऑनलाइन. तो एक्चुअली ये वर्चुअल का कॉन्सेप्ट है. हाँ जी, स्टेटमेंट इज ओके. सिंपल सी स्टेटमेंट है कि कुछ यूनिवर्सिटीज आजकल के दौर में या आजकल ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर रही. क्वेश्चन आपका क्या है? इसका फायदा है क्या नुकसान है? आप मुझे बताएं, ऑनलाइन स्टडी का फायदा है क्या नुकसान? ये पहले ऑनलाइन वालों से पूछते हैं, ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. जी माय डियर ऑनलाइन फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं अभी, ऑनलाइन का फायदा है क्या नुकसान है? बोल के बता दें, अगर बोल नहीं सकते तो लिख के बता दें. आप सोच लेते देर. चले, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने मुझे ऑनलाइन के नुकसान बताने हैं, और ये जो ऑनलाइन वाले इनसे हम फायदे पूछते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं. गुड. फिर साहब आपने बेनिफिट्स तो लिखे, मगर कौन से बेनिफिट्स है? मुझे कोई दो चार, एक दो तीन चार. वी कैन टेक क्लास एनीवेयर. अच्छा जी, ठीक है. और जी, बाकी जो लोग क्लास ले रहे हैं, खतीजा, डॉक्टर रुमाना, प्लीज कंट्रीब्यूट करें. ठीक है यार, ये बात तो उनकी मानने वाली है. हमें क्या पता इस वक्त कहाँ बैठे हैं. हमें हो सकता है कैफे में बैठ के क्लास ले रहे हो सकता है ट्रेवल कर रहे हो सकता है बेड में बैठ के क्लास चल रही हो. ये भी नहीं पता. सही बात है, एग्री. और फहीम साहब, और क्या फायदा है? चले, आप में से कोई एक नुकसान बताएं. नुकसान क्या है ऑनलाइन स्टडी? वन वन ड्रॉबैक ओनली. दो आ गए हैं. एक आपने फोकस करा, आपने डिस्ट्रप्शन. ठीक है जी, दो नुकसान आ गए. ऑनलाइन वाले फिजिकल वाले जीत रहे हैं यहाँ पे. और कुछ बताएं. डिस्ट्रप्शन, यस. डिस्ट्रप्शन जो ओरिजिन है वहां से भी आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डिलीवरिंग अ लेक्चर एंड यू आर टेकिंग अ लाइव ऑनलाइन क्लास एंड समथिंग गोज रॉन्ग हेयर, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑब्वियसली क्लास तो गई ऑनलाइन. हाँ, जो फिजिकल कैंडिडेट्स है वो हो सकते हैं डी. हाँ, इन द वे कोई जनरल इशू आ जाता है तब भी क्लास डिस्टर्ब है. और जो रिसीवर एंड पे है, जैसे कैंडिडेट्स क्लास ले रहे हैं, अगर उनके एंड पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो तब भी क्लास डिस्टर्ब है. तो कह लें कि बीच में मल्टीपल फैक्टर्स है जो क्लास डिस्टर्ब हो सकती है. फोकस की बात है, ठीक है, बिल्कुल. क्योंकि ऑनलाइन में अगर कैमराज ऑन हो तो फिर थोड़ा और बेहतर हो जाता है. अगर कैमराज ऑफ हो तो फिर तो बिल्कुल फोकस करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज स्टूडेंट नोज नोबडी इज वॉचिंग. यहाँ पे आप सबको पता है कि वी आर वॉचिंग मीन्स एटलीस्ट आई एम वॉचिंग. सो आप बाकी काम छोड़ के तो एटलीस्ट बात ध्यान से सुनेंगे. अब जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हमें क्या पता है, साथ मूवी देख रहे हो, लेक्चर तो चल ही रहा है. क्या ख्याल है? ठीक है. मे बी दे आर डूइंग सम अदर एक्टिविटी. मे बी साथ नाश्ता चल रहा हो. मे बी दे आर एंगेज ऑन द चिट चैट ऑन द फोन, जो कि फिजिकल क्लास में भी लोग कर लेते हैं, मगर एटलीस्ट अब छुपा के करते हैं. तो ऑनलाइन वाले तो खुल्लम खुला कर रहे हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं है. ठीक हो गया. ऑनलाइन वाले तो खामोश हो गए हैं, वो तो कोई और बेनिफिट नहीं बता रहे हैं. आप मुझे बताएं कि ऑनलाइन का कोई और बेनिफिट है? एनीवेयर वाली बात तो ओके, एग्री. बेनिफिट फॉर द ऑनलाइन? ट्रैवल का टाइम है उसको टाइम से टाइम बचता है इसके अंदर, ठीक है, आपका ट्रेवलिंग टाइम बचता है. आप लोग जो आए हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात, उठ के मुंह हाथ धोया होगा, फिर बोधे शोधे भाई होंगे कि यार क्लास पे जाना है तो ऐसे तो नहीं जा सकते. एंड मे बी द क्लोथ्स वर रेडी, और मे बी यू आयरन योर क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, एंड मे बी स्पेंड अ टाइम सिलेक्टिंग द क्लोथ्स. मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, लेडीज अपने बुरा नहीं मनाना, उसमें लिखा था कि जो फीमेल्स हैं अपनी पूरी लाइफ का 6 मंथ्स टाइम
सिर्फ कपड़े को सिलेक्शन में लगा, लाइफ का पूरा 6 महीने, पूरा बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, अच्छा जी, डेफिनेटली वी आर सिलेक्टिंग। जो ट्रेवल टाइम है वो तो सिर्फ ट्रेवल करके आप आए हैं, मगर उससे पहले जो आपने तैयारी की है आने के लिए, वो टाइम भी बीच में काउंटेड है। मेकिंग सेंस? जो ऑनलाइन वाले हैं, जैसे पहले अर्ज किया, हो सकता है बेड में क्लास चल रही हो, मुंह भी धोने की जरूरत नहीं, मुंह किसको दिखाने, क्लास अटेंड करनी है। डॉक्टर साहब कह रही हैं जी, यू कैन टेक क्लास इफ यू आर एट वर्क और ट्रैवलिंग, ठीक है, दैट्स फाइन, हमने पहले भी ऐड किया था, ठीक हो गया। तो ये टाइम सेविंग है, दैट्स एडवांटेज। द कैंडिडेट हु इज लाइक मैनेजिंग द टाइम इन अ डिफिकल्ट वे, जैसे भी इन्होंने वर्क की बात की है, तो यहाँ आपको लगता है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट। टाइम के साथ हम कॉस्ट भी जोड़ लेते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बढ़ती है। अब आप जो सब यहाँ पे आए हैं, उड़ के तो नहीं ना आए हैं। अगर उड़ के भी आए होते तो फ्यूल तो कई खर्च करते आप, ठीक है। मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था, चाइना ने जो है ना एक नया ट्रैवलिंग वो पॉड्स लॉन्च किए हैं जो बाय एयर जाते हैं, सिंगल ट्रैवलिंग, सिंपल जस्ट लाइक रिक्शा, मगर एयर रिक्शा है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैंने रिसर्च पूरी नहीं देखी थी, पता नहीं वो हाइपोथेसिस में है कि वो रियल में है, बट दे आर इन द ट्रैवलिंग। बल्कि ये दुबई में भी प्रोजेक्ट चल रहा है बड़ी देर से, मे भी शायद अप्लाई होने वाला हो, एयर ट्रैवल का, एयर टैक्सीज, ठीक है, जिसमें जल्दी जल्दी आप पहुंच सकते हैं। गुड। सो इट मीन्स अगर आप उड़ के भी आ रहे हैं तो कॉस्ट तो इनकर हो रही है ना, यू आर स्पेंडिंग द मनी। अगर आप बाय बस आए हैं, बाय ट्रेन आए हैं, बाय कार आए हैं, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट आए हैं, सो आपने एक्सपेंस तो बेयर किया उसका, चाहे किसी ने ज्यादा किया चाहे किसी ने कम किया, बट द पर्सन हु इज जस्ट सिटिंग एट होम, सो वो जो है ना उसका ये कॉस्ट बचा। गुड। सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स, अग्री? ठीक है, मेरा ख्याल क्वेश्चन की मैं समझ आ गई। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स अटेंड करते हैं तो उस ऑनलाइन के इज दिस, ये जो दिस है ये ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड है। ऑनलाइन पढ़ने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और ये बीच में जो ओ आर और है इसका क्या मतलब होता है उर्दू में, या ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास चॉइस है। यहाँ तो हम नेगेटिव की बात कर सकते हैं या हम पॉजिटिव की बात कर सकते हैं, एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर हमें चॉइस प्रोवाइड कर दी, सो वी कैन गो आइदर वे, क्या। और अगर हमें लगता है कि यार हमने दोनों की बात करनी, हम वी कैन टॉक अबाउट बोथ, क्योंकि यहाँ पे ए एंड डी एंड नहीं है, एंड होता तो फिर हमारे पास चॉइस नहीं होनी थी, बिकॉज व्हेन वी से एंड मीन्स कि दोनों की बात कर, व्हेन वी से और इट मीन्स वी कैन टॉक अबाउट वन थिंग। ऑलराइट, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब इसको हम ले जाते हैं टाइप्स के ऊपर दोबारा से। आइट्स में जैसे मैंने यहाँ पे पेज पर आपको दिखाया है कि आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स और क्वेश्चन टाइप्स हैं, आपके 5 तरह के सवाल आते हैं या वो 5 तरह से आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो बेसिकली सबसे पहला वाला है, क्या लिखा हुआ है, ओपिनियन, ठीक हो। आइल्स में ओपिनियन क्वेश्चन के लिए जो टिपिकल स्टेटमेंट है वो अग्री और डिसएग्री। अक्सर आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे आइल्स में तो उसमें लिखा होगा डू यू अग्री और डिसएग्री, और उसके ऊपर टॉपिक उन्होंने ऑलरेडी दिया हो। आज बस उन्होंने अग्री और डिसअग्री को एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के साथ चेंज कर दिया। मे बी इट सीम्स लाइक वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, मगर एक्चुअली से आपको चॉइस दे दी। चॉइस दे क्या दिया, वो कह रहा है जी ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसके फायदे हैं तो एग्री कर जाए, फायदे बताएं हमें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसके नुकसान है तो डिसएग्री कर जाए, नुकसान बताएं। अब आपको एक आइट्स की टिप देने लगा हूं, अंदर की बात अगर समझ आ गई तो आप आज जो लेक्चर ले रहे हैं ना, आप शायद राइटिंग टास्क 2 का लेक्चर दोबारा कभी ना लें, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना है, फिर आप कहेंगे ओके डन हो गया काम। हाँ जी, सुनने के लिए तैयार है? ठीक है, आइट्स में जितने एसेस आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये ओपिनियन एसेस है, आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है जी। हमने आर्ग्यूमेंट जनरेट करना होता है, वो आर्ग्यू जनरेट करवाने के लिए डिफरेंट तरीकों से आपसे सवाल पूछते हैं, मगर एवरी टाइम यू आर जस्ट गिविंग योर ओपिनियन, ठीक है। कभी वो कहेंगे डिस्कस करके ओपिनियन दें, जैसे लिखा हुआ डिस्कशन ओपिनियन,
कभी वो आपको दो सिंपल स्टेटमेंट्स दे देते हैं मगर एक्चुअली इसके अंदर ओपिनियन ही आपकी बार बार पूछते हैं। कभी वो आपको टॉपिक देंगे, उस पर कहेंगे अच्छा इसके मसले बताएं, इसके सॉल्यूशंस बताएं, जैसे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस हैं, कॉजेज और इफेक्ट्स लिखे हैं। या सिंपली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछते हैं अच्छा यार ये जो हमने टॉपिक दिया है इसके फायदे और नुकसान बताओ। एवरी टाइम, एवरी टाइम। आयट्स को अगर तेरे के लिए साइड पे कर दें, आप जनरल लाइफ के अंदर आ जाए, अगर मैं आपसे आपकी राय का पूछूं कि यार व्हाट्स योर ओपिनियन, आप जिसको सपोर्ट करेंगे ना हमेशा उसकी पॉजिटिव बातें बताएंगे। जिसको भी सपोर्ट करेंगे आप कहेंगे वो ऐसा 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 है, प्लस प्लस में चले जाएंगे। और जिसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे उसके नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। तो आयट्स में बेसिकली टॉपिक वो जहां से मर्जी देती, जनरली हम सिर्फ फायदे और नुकसान, फायदे और नुकसान इस पे घूम रहे होते हैं। क्योंकि आपकी ओपिनियन सपोर्ट में होती है तो हम पॉजिटिव बात करते हैं, अनसपोर्ट में होती है या सपोर्ट नहीं जब होती तो आप नेगेटिव बात करते हैं। सो इट्स ऑलवेज अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज उसने क्वेश्चन में एग्री और डिसएग्री लिखने की बजाय उसने लिख ही दिया है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव। एक्चुअली इसने क्वेश्चन आसान कर दी। मगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूंगा एवरी टाइम, क्योंकि ओपिनियन देनी है, तो अगर आप सपोर्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव ही लिखेंगे और अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो नेगेटिव ही लिखेंगे। दैट्स अ सिंपल रूल। क्या ख्याल है? एग्री? आपकी कभी लड़ाई हुई है किसी के साथ वर्बल? हाथापाई तो पता नहीं हुई होगी, वर्बल हुई है? ठीक है। अगर बीच में कोई मीडिएटर आ जाए, वो कहे यार मैं सुलह करा देता, ठीक है, फिर आप उसको क्या कहेंगे? उसने ये किया, उसने मुझे वो कहा, उसने ऐसा किया, सारी नेगेटिव बात। ठीक है। मीडिएटर का क्या काम है? वो सारी बातें सुनेगा, फिर वो थोड़ी सी पॉजिटिव बातें बताएगा, अच्छा कहेगा ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। ट्राई टू बैलेंस द सिचुएशन। तो अगर आपके प्रोज एंड कॉन्स बैलेंस हो जाते फिर आपको लगेगा हाँ यार मैं भी तो गलत हूँ थोड़ा सा, फिर आप बैलेंस में आके फिर आप सुलह कर लेते हैं। तो जे ਤੁਹਾਡਾ पल्ला होए भारी, बंदा कहना ना जी मैं तो नहीं बनना, ठीक हो गया। सो क्वेश्चन के अंदर उसने एक्चुअली एग्री डिसएग्री एक वाहिद क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर आपको चॉइस के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव देते, इसलिए उसने ओ आर और का वर्ड डाला हुआ है। इसमें वो आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा कि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएं। उसने कहा जी पॉजिटिव है आपकी सेंस में या आपकी ओपिनियन में तो मुझे पॉजिटिव बता, और अगर यही बात नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव बता। अब इसको हम सम अप करते हैं फिर आंसर पढ़ते हैं। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर हम तीन तरह से आंसर कर सकते हैं। नंबर वन, वी कैन टोटली अग्री, टोटल अग्री। जब हम टोटल अग्री करेंगे तो बेसिकली हम सपोर्ट में जाएंगे, सपोर्ट में जाएंगे तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव, क्योंकि हमने सपोर्ट करनी है। नंबर टू, वी कैन टोटल डिसएग्री, जिसको हम कहते हैं वन साइडेड स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। टोटल, मैं डिस के लिए डी लगा रहा हूं, सिर्फ डिसएग्री। अगर हम ऑब्वियसली उस टॉपिक के साथ जो भी एग्जामिनर ने दिया होगा तो फिर हम नेगेटिव पे चले जाएंगे। और अगर मैं कहूँ हम पार्शल हो जाते हैं, हम 50-50 हो जाते हैं। जब हम पार्शल में जाते हैं तो डेफिनेटली उस ऐसे में हम बात करेंगे यार कुछ पॉजिटिव भी है, और क्योंकि हमने पार्शल जाना है तो फिर हम नेगेटिव भी डाल देंगे। आइट्स में इसके तीन तरह से आंसर लिखे जा सकते हैं इस क्वेश्चन के, और ये तीनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल है। क्योंकि ओपिनियन आपकी है, आप अगर ओपिनियन अपनी कन्वे कर देते हैं टू द एग्जामिनर, आप पास ही पास। क्योंकि ये है कि आपका जो आइडिया है, जो आपकी ओपिनियन है, वो रीडर तक पहुंचनी चाहिए क्लैरिटी के साथ। हाँ जी, ये वाली बात समझ आ गई। अब आपको दो टिप्स दी हैं इसके अंदर मैंने। पहली टिप, आइल्स का कोई भी ऐसे हो, अगर आपको टॉपिक सेंस नहीं क्रिएट कर रहा है ना, या समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, सिर्फ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे सोचना शुरू करते हैं कि यार इस टॉपिक के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, आप आइडिया जनरेट कर देंगे। और अगर एग्री और डिसएग्री करते हैं, ये वाहिद है जिसके अंदर आप वन साइडेड जा सकते हैं, चॉइस नहीं, लाइक चॉइस है आपके पास। सॉरी, गुड। अब आप अगर मुझे पूछे सर इसमें से बेस्ट कौन सा है, तो अगेन ये कंटेंट पे डिपेंड करता है, आपके पास कंटेंट है कि नहीं। आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं ऑनलाइन स्टडी के, तो फिर आप उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
और अगर आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है डिसएग्री के, तो फिर टोटल ऐसे डिसएग्री मिले। अगर आपके पास बैलेंस में है, फिर बैलेंस में चले। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे पास कितने पॉइंट्स है कि मुझे वन साइड जाना चाहिए कि मुझे पार्शल जाना चाहिए? अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर की। अगर हमने ऐसे का स्ट्रक्चर फुलफिल करना है और कंटेंट अवेलेबल है, देन वी हैव अ चॉइस कि मैं टोटल एग्री जा सकता हूँ, टोटल डिसएग्री जा सकता हूँ, कि यार मुझे पार्शल लिखना चाहिए इसका। गुड। ये डिसीजन मेकिंग करनी आसान हो जाएगी। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी करता हूं सो दैट वी कैन सी द एंटायर ऐसे। ये आपको नजर आ रहा है, रीड करना नहीं, अब मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं आपको। दिस इज द आंसर। हाउ मेनी पैराग्राफ्स डू यू सी इन द आंसर? 4। ठीक है। अगर हम नंबर कर दे 1, वी हैव 2, वी हैव 3 एंड वी हैव 4। ये जो पहला पैराग्राफ है, दिस इज बाय डिफॉल्ट इंट्रोडक्शन। मैं इसको INT लिख देता हूं। एंड द लास्ट वन, दिस इज द कंक्लूजन। हम इसको CON लिख देते। ठीक हो गया जी? ये तो बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है। ये जो दरमियान में है ना, ये बॉडी ऑफ द एसे। आइट्स की डिमांड है कि आपने कम से कम 2 बॉडी पैराग्राफ बनाओ। ठीक है। और एक बॉडी पैराग्राफ में मिनिमम 1 आइडिया जरूर दें। ठीक है। वो कहते हैं कि 1 आइडिया, मैं इधर 1 I लिख रहा हूं। एक आइडिया चाहिए इस पैराग्राफ को लिखने के लिए, और एक ही आइडिया चाहिए इस पैराग्राफ को लिखने के लिए। अब सवाल हमने किया था कि यार मैं टोटल एग्री कर जाऊं, टोटल डिसएग्री कर जाऊं, कि पार्शल चला जाऊं। आपके पास 2 3 4 आइडियाज हैं अग्री के, सपोर्ट करने के, तो ऑनलाइन स्टडी के बड़े फायदे हैं। अब आप इस ऐसे को टोटल अग्री में लिख सकते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया थे। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ स्टफ। मगर आपने बहुत सोचा, आपको ऑनलाइन का एक ही आइडिया आ रहा है जेन के अंदर, एग्जाम सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, और आपको लग रहा है यार मैं दूसरा आइडिया कुछ सोच नहीं पा रहा, देन इट्स बेटर कि आप पार्शियल चले जाएं, ताकि एक पॉजिटिव की बात करें कि नेगेटिव की करें, तो आपका ऐसे बैलेंस में आ जाएगा। बैलेंस मीन्स आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेनली हमने एग्जामिनर को 4 पीस लिख के देने हैं, 4 पैराग्राफ्स। ठीक है। एग्जामिनर की कोई डिमांड नहीं कि मुझे एग्री ही लिख के दें, मुझे डिसएग्री लिख के दें, या मुझे पार्शियल लिख के दें। ये आप पे डिपेंड कर रहा है। हाँ जी, समझ आ गया डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है? सो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंटेंट ऑन वन साइड, डजंट मैटर, वन साइड पे चले जाओ। बट इफ यू आर लैकिंग इन आइडियाज, देन इट्स बेटर टू गो पार्शियल। अब मैं एक वर्ड पार्शियल यूज कर रहा हूँ। पार्शियल का आधा मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि डिवाइड करना है आप। मगर जब हम पार्शियल होते हैं, तो एक्चुअली परसेंटेज क्या होती है? 50-50। सोच लें। अच्छा, कल अभी PSL का फाइनल हुआ है, उसमें अगर मैच प्रिडिक्शन दिखाते हैं, हर ओवर के बाद, हर सिचुएशन के बाद प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है। अगर आप नीचे उसका चार्ट देख के, कभी आता है जी टीम 1 60%, टीम 2 40%। थोड़ी देर बाद सिचुएशन चेंज होती है तो 50-50 पे आ जाता है। कभी फिर टीम 1 40 पे चली जाती है, 30 पे चली जाती है, और टीम 2 70 पे आ जाती है। अगर हम परसेंटेज को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम एक तरफा तो तब भी नहीं है। इफ आई एम 99% ऑन वन साइड एंड 1% ऑन द अदर साइड, वो भी पार्शल है। पार्शल डजंट मीन 50-50। 50-50 इज इक्वल। पार्शल मीन्स यू आर डिवाइडेड। गुड। अब इस चीज को समझना, ये अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि जिस साइड पे मैं सपोर्ट कर रहा हूं, उसका पैराग्राफ लंबा लिखना है, क्योंकि आई एम ऑन दैट साइड। और जिसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी मैं 3 4 लाइनें भी लिख दूंगा तो काम हो जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। ये जो बॉडी है ना आपकी ऐसे की, इसके अंदर आपने पैराग्राफ्स को बैलेंस करना होता है। बैलेंस मींस कि कम से कम हर पैराग्राफ में 100 वर्ड्स लिखने हैं। अब चाहे आप उससे एग्री कर रहे हैं, उसके साथ डिसएग्री कर रहे हैं, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू गिव रीजनिंग, यू हैव टू जस्टिफाई योर पॉइंट्स। 2 लाइनों से 3 लाइनों से काम नहीं बनेगा। या ऐसा नहीं कि आप एक साइड पे हैं तो आप उस साइड को ज्यादा सपोर्ट करते हैं या उसके ज्यादा बुलेट्स थे। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप 50-50 हो। अगर आप 60-40 हैं, तब भी पैराग्राफ आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। अगर आप 99% वन साइड पर, 1% दूसरी साइड पे हैं, तब भी पैराग्राफ आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी इन वन लाइन। गुड। ये बात समझ आ गई है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर को फाइनल करने लगा।
स्ट्रक्चर इज बेसिकली 4 पैराग्राफ्स, इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी। मैंने आपको बता दिया है। ये जो मिडिल पोर्शन है जिसको हम बॉडी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेन एक्सप्लेनेशन है, मेरी रिकमेंडेशन है कि कम से कम इसमें 100 वर्ड्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें। अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कंटेंट कम हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। वी राइट एन आइडिया, देन वी एक्सप्लेन द आइडिया एंड वी गिव एग्जांपल टू सपोर्ट द आइडिया। ये तीनों चीजें जब आप करते हैं तो 100 वर्ड्स तक पहुंच जाते हैं। अगर हम 100 वर्ड से कम पे जा रहे हैं तो ऐसा आइल्स वाले ने कोई शर्त नहीं रखी है कि 100 ही लिखनी है, मेरी रिकमेंडेशन है। बट आई प्रेफर कि आप 100 वर्ड्स लिखें, और बल्कि आई प्रेफर कि 100 प्लस में जाए। आप इसकी एक रेंज रख लें 100 से 120, 125, चले 125 कर लेते हैं। 100 से 125 वर्ड के अंदर ना अपना मेन बॉडी पैराग्राफ को लेके आए। क्योंकि आप जब थोड़ा ज्यादा लिखते हो तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छी होती है, तो एग्जामिनर को बात समझाना जरा आसान होता है। कई बार स्टूडेंट्स अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बस यार 100 वर्ड ही लिखने हैं, इसके अंदर 80 वर्ड लिखने हैं, तो एक्सप्लेनेशन स्ट्रांग नहीं होती है। आपको बहुत सारी चीजें या तो omit करनी पड़ जाती हैं या आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे आइल्स में बैंड्स उतने ज्यादा मिलते, क्लैरिटी आ जाती। मेकिंग सेंस? इसलिए 100 वर्ड्स को टारगेट करें कि 100 मैंने लिखने, एक पैराग्राफ बॉडी की बात कर रहा हूँ, मगर 125 तक जा सकता हूँ। अब इसमें हम बात करते हैं बैलेंस की, जिसको हम कोहेजन एंड कोहेरेंस बोलते हैं। कोहेजन एंड कोहेरेंस इज कि आपकी जो बॉडी के पैराग्राफ्स हैं इनकी लेंथ जो है ना एटलीस्ट बैलेंस्ड होनी चाहिए। एग्जैक्ट नहीं तो आसपास हो। अगर एक पैराग्राफ 100 वर्ड्स का लिखा है तो दूसरा पैराग्राफ जो है ना 110 115 के लिखे, मीन्स के दोनों पैराग्राफ्स में राउंड अबाउट 10 से 15 वर्ड्स का कोई गैप आ जाए तो एक्सेप्टेबल है। इससे ज्यादा का होगा तो फिर एक पैराग्राफ बहुत लंबा लगेगा और एक पैराग्राफ बहुत छोटा लगेगा। अगर एक 100 का लिखा है तो दूसरा पैराग्राफ 115 पे क्लोज करते हैं, उसको 120 पे ना लेके जाएंगे। ज्यादा लिखेंगे तो 3 4 लाइनें ऐड हो जाएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली देखने में जो ना बड़ा छोटा लगेगा। बैलेंस करें दोनों। ठीक है। तो 10 to 15 वर्ड्स का मार्जिन रख लें, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने मुश्किल है, बल्कि किसी टाइम भी लिखने मुश्किल है। ओके हो गया? तो ये होगी बात इसकी बैलेंस की। तो ये जनरल जनरल बातें अगर आप ये सारा कुछ अप्लाई कर देते हैं, सो वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन टू राइट अ गुड ऐसे। ओके जी, अब मैं आपको टाइम दूंगा। ये जो मैंने आपको ऐसे दिया है, आई वांट कि आप इसको एक बार रीड कर लें। ठीक है, बात एक बार सुन लें, फिर उसके बाद चलते हैं। इफ यू थिंक यू कैन राइट योर सेल्फ, आई विल प्रेफर दिस आंसर टू रीड। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई टेम्पलेट चाहिए, मुझे टेम्पलेट मिलेगा तो मैं अच्छा लिख सकता हूँ, तो देन आई प्रेफर कि आपने जो टेम्पलेट वाला आंसर है ना ये लिखना है, जिसके नीचे लाइंस लगाई हुई हैं। ये आपका फॉर्मेट है टेम्पलेट का, और ये टेम्पलेट पे आंसर लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। सो ये मैंने चॉइस आप पे छोड़ी है। आपको टेम्पलेट चाहिए तो दूसरा रीड करना है, अगर आप खुद लिख सकते हैं देन इट्स बेटर टू रीड द फर्स्ट पेज। ठीक है जी। जैसी पढ़ ले मुझे बताएं, फिर हम इस पे बात करेंगे। हाँ जी, आई गिव एन ओवरव्यू ऑफ दिस आंसर सो दैट यू नो कि आंसर को किस तरह लेकर चलना है। हम सेंटेंस बाय सेंटेंस चले, ताकि वो सेंटेंस बाय सेंटेंस समझ आ जाए आप। जो आपका इंट्रोडक्शन है, अब हम प्योरली आइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल एसेस। इन इंट्रोडक्शन आइल्स पीपल डिमांड टू थिंग्स। वो कहते हैं कि यार जो टॉपिक है ना आपका, जो हमने आपको दिया लिखने के लिए, उसको पैराफ्रेज करें, और उसके बाद जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका एक आंसर लिखें, मगर आंसर स्टेटमेंट है। इंट्रो की बात कर, इंट्रो में आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है। ठीक है। आपने आंसर को एक्सप्लेन नहीं करना होता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यू हैव ऑलरेडी प्लान टू मूव अब्रॉड, सो आप मुझे आंसर यस में कर सकते हैं, यहाँ एक सेंटेंस में आंसर कर सकते हैं कि यस, आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्लान टू माइग्रेट टू अनदर कंट्री। नाउ दैट्स द आंसर। नाउ इफ आई आस्क यू गिव मी द एक्सप्लेनेशन व्हाई यू वांट टू डू दिस, देन दैट्स अ सेपरेट थिंग। ठीक है। तो इंट्रो के अंदर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपने बस उसका आंसर करना होता। एज पर दिस यहाँ पे लिखे जी, द proliferation of online university courses has revolutionized higher education। अब देखा जाए तो इसमें उसने थोड़ा सा इसको एग्जेजरेट कर दिया है, जो टॉपिक सेंटेंस दिया हुआ है। टॉपिक सेंटेंस में
रेवोल्यूशनाइज्ड का सच को जिक्र नहीं है, इंक्रीज का जिक्र नहीं है। गुड। तो पैराफ्रेज से आपने याद रखना है, पैराफ्रेज इज अबाउट के आपने सेंस पकड़नी होती है, आप वर्ड बाय वर्ड नहीं जाते, ओवरऑल सेंस सेम बननी चाहिए। तो ओवरऑल सेंस यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज हायर एजुकेशन में प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, दो बातें इसमें ऐड कर दी हैं, प्रोलिफरेशन और रेवोल्यूशनाइज, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। सो व्हेन यू आर डूइंग द पैराफ्रेजिंग, मेन कॉन्टेक्स्ट अगर आपने ओके कर दिया है तो थोड़ा सा दाएं बाएं आप कर देंगे तो उसमें आपकी माफी है। ये वर्ड टू वर्ड वाली ट्रांसलेशन नहीं है कोई। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि हम कहते हैं पैराफ्रेज कर। ठीक है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जो थोड़े से लोअर बैंड के साइड पे हैं, कोई इशू नहीं है। आप अगर एज इट इज स्टेटमेंट उठा के लिख देते हैं मगर इसके वर्ड्स चेंज करते हैं, वी आर गुड टू गो। गुड। और अगर आप टेम्पलेट पे जाना चाह रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है। इफ यू गो टू द टेम्पलेट, हमने जो टेम्पलेट इसका बनाया हुआ है ऑलरेडी, इसका जो पैराफ्रेजिंग की स्टेटमेंट है वो ये बनी हुई है, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर पैराफ्रेजिंग। ये इसके ऊपर ऊपर वाइल से पहले पहले यहाँ पे आपको जो ब्लैंक नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने सिर्फ टॉपिक डालना है, और टॉपिक था ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन स्टडीज। ठीक है, इसलिए अगर आप इसका पढ़ते हैं इंट्रो, तो नीचे ई लर्निंग का वर्ड यूज कर लिया, सिर्फ एक वर्ड ऐड किया, बाकी तो स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखी हुई थी। अब ये डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, आप टेम्पलेट यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पलेट का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर बना था, आपने सिर्फ फिलअप्स करने होते हैं, मगर कभी कभी फिलअप्स करने इतने आसान नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट टेम्पलेट को स्टिक कर जाता है, तो फिर आंसर की कभी कभी थोड़ी सी सेंस आउट होती है। तो इसलिए जिनको लो बैंड रिक्वायर होता है वो लो बैंड तो आ जाता है, 4.5-5 बैंड आ जाता है। अगर आप टेम्पलेट को बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर जाते हैं समझ के, फिर आप 7-8 में भी चले जाते हैं। मगर है कि वो टच एंड गो गेम होती है कि आपने टेम्पलेट को एब्जॉर्ब करके अप्लाई करना सीखे। ठीक है, तो ये जो नीचे आंसर लिखा हुआ है ये एक 4 बैंड का आंसर नहीं है टेम्पलेट का वाला, ये भी 7+ का आंसर है। जिससे पिछले पेज पे है वो भी 7+ का आंसर है। गुड। बट है कि टेम्पलेट बस यूज करना आना चाहिए आप। सो अब देखें ना, यहाँ पे भी हैज रीच्ड अ फीवर पिच, ये एक जनरल पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट है, तो ये फिट हो जाती है। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि आपने टॉपिक को सेंस को पिक करना है, ना कि वर्ड टू वर्ड जाना। ये पहला काम है। इस आंसर में हमने सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको बोल्ड कर दिया है और इसको सिंपल टेक्स्ट रहने दिया। तो ये जो आपके सिंपल टेक्स्ट में स्टेटमेंट है, दैट इज एक्चुअली द पैराफ्रेजिंग ऑफ द टॉपिक जो पर क्वेश्चन दिया होगा। और जो नीचे स्टेटमेंट है ये आंसर स्टेटमेंट है, क्योंकि उससे पूछा है कि जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। एज पर दिस ऐसे और आंसर, जो राइटर है इसने दोनों की बात करनी, वो ड्रॉबैक्स की भी बात कर रहा है और वो बेनिफिट्स की भी बात कर रहा है, इसलिए उसने दोनों का जिक्र किया। अगर आप इसको वन साइडेड करना चाहते हैं फिर ये वाली लाइन हम उड़ा देते हैं, आप सिंपल एक लाइन लिख दें, आई फर्मली बिलीव that there are more advantages as compared to the disadvantages. Yeah, I firmly believe there are many advantages of e-learning या ऑनलाइन लर्निंग, फुल स्टॉप। उससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि आप वन साइडेड हैं, आपने सिर्फ एडवांटेजेस की बात करनी, या आप डिसएडवांटेजेस का वर्ड डाल देंगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि आप टोटल डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। मेकिंग सेंस? और अगर आपने पार्शल जाना है तो फिर ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं दैट्स गुड टू गो। सो इंट्रो में सिर्फ 2 जुमले लिखने होते हैं, जो टॉपिक है उसको पैराफ्रेज करना है और जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना। हाँ, ये लिखते हुए अब 3 लाइनें बन जाए 4 बन जाए दैट डिपेंड्स, क्योंकि कभी कभी टॉपिक लंबे आते हैं तो पैराफ्रेजिंग लंबी हो जाए। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाउ टू स्टार्ट एन ऐसे? लगता है कोई नहीं क्लियर। क्लियर है? आवाज तो आ नहीं रही है। मैं 1 2 3 करूंगा, जब मैं 3 करूंगा ना तो आप सब ने बोलना है यस सर। सर लगाने तो लगा नहीं, तो यस तो बोले एक आवाज में। ठीक है, 1 2 3। इतनी मुर्दा आवाज नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा जोश लेके हैं। 1 2 3। हाँ बेहतर है, एक और इससे थोड़ा सा बेहतर करना है। 1 2 3। ठीक है, अब बेहतर हो। अब मुझे पता लगेगा आपको समझ आ रही है। अच्छा, मेरे कहने पे यस कह दिए कि वाकई समझ आई है। आई है, चलो ठीक हो गया।
ऑलराइट जी, अब चलते हैं हम उसके मेन पैराग्राफ को। ठीक है, मेन पैराग्राफ का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि हमने भी डिस्कस भी किया। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वो कहते हैं जी पहले आइडिया दें और उस आइडिया को एक्सप्लेन कर दें और उसके साथ एक एग्जाम्पल ऐड करते हैं। एग्जामिनर की डिमांड है मिनिमम वन एग्जाम्पल। अगर आप एक से ज्यादा देना चाहते हैं कोई हर्ज नहीं है, आप एक से ज्यादा आइडियाज लिखना चाहते हैं कोई हर्ज नहीं है, बट है कि जितने आइडियाज देंगे फिर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, फिर शर्ती हो जाती है। ठीक है जी, मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ। वन पोटेंशियल डाउनसाइड, डाउनसाइड का मतलब होगा ड्रॉबैक, इसका ना कि इसमें ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। One potential downside of online course is lack of direct in-person interaction. Full stop. ये जो लाइन अभी मैंने पढ़ी है इसे मेन आइडिया कहाँ लिखा हो, हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। हाँ जी, मेन आइडिया किधर है? लैक ऑफ डायरेक्ट इन पर्सन इंटरेक्शन। ले जी, ये आपका एक्चुअली मेन आइडिया। डिमांड इज दिस कि जो लिखना है सेंटेंस में लिखना है। तो आइडिया तो आपने पहले सोच लिया होगा, जैसे भी हमने डिस्कशंस भी की थी। तो फोकस की जिसमें आपने बात की थी, तो ये वही वाला है। ठीक है, अब उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है आगे। ठीक है, लेट्स चेंज द कलर, मैं इसको ब्लू ले लेता हूँ। अनलाइक ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स, अब एक्सप्लेनेशन जो राइटर या वो कंपेयर करके कर रहा है। ठीक है, वैसे भी लिख सकता था मगर राइटर ने कंपेयरिंग में ले लिया। Unlike traditional classroom settings, virtual learning environments do not allow students to engage face to face with their instructors, which may hinder immediate clarification of doubts and limit real time discussions. ठीक है, ये इसकी पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक जो है ना एक एक्सप्लेनेशन किसकी, लैक ऑफ इंटरेस्ट या इन पर्सन कॉन्टेक्ट की। आज के दौर में चले जाएं तो चले, अब वीडियो कॉल्स ऐड हो गई हुई हैं, लाइव चल रहा होता है, बट स्टिल उस तरह का शायद इंटरेक्शन नहीं बन पाता जो एक इन पर्सन प्रेजेंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, बट ऑल टू ऑल इट्स ऑल गुड। अब बात ये कि एक्सप्लेन आपने करना है, आप अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दैट्स ओके, एग्जामिनर आपको स्कोर दे देगा उसके ऊपर कि इसमें इतना आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो आपका आइडिया आ गया पहली लाइन में, उसके नीचे आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। एडिशनली जो है ये आपका कनेक्टर है, इट मींस अब अगला बुलेट आ रहा है। पहला बुलेट है वन पोटेंशियल, दूसरा आइडिया। ऑनलाइन लर्नर्स मिस आउट ऑन द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। आइडिया क्या है इसके अंदर, इस लाइन में ये जो भी हमने पढ़ा, सोशल एस्पेक्ट्स, बल्कि मिस आउट सोशल एस्पेक्ट्स, ये आपका मेन आइडिया। एक तो होगी कि आपका ट्यूटर के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन इन पर्सन नहीं हो पा रहा, दूसरा है कि आप सोशली भी मिस कर रहे हैं। ठीक है, अब उसकी एक्सप्लेनेशन, इसको ब्लू में ले लेते हैं। सच एज पीयर कोलैबोरेशन, आप ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास तो आप ऑनलाइन कनेक्टेड है सबके साथ, मगर आपके साथ उस वक्त फिजिकली प्रेजेंस नहीं है कोई भी, एक सोशल इंटरेक्शन का गैप आ जाता है, मीन्स आपके साथी स्टूडेंट्स। एंड स्पॉन्टेनियस इंटेलेक्चुअल डिबेट्स। ठीक है, तो ये इसमें मिस करें। अब इसमें आगे एग्जाम्पल दे दी है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी ब्रीफ है, वन लाइन की, और साथ ही इसकी एक एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल को हम ग्रीन में ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, स्टूडेंट्स इन कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज कैन पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस एंड इनफॉर्मल स्टडी सेशंस, fostering a sense of community and shared learning। ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो क्लास के अलावा हैं। ले जी, इसको मैंने हाईलाइट कर दी। अब जरा दोनों बुलेट्स को कंपेयर कर लेते हैं। पहला बुलेट अगर मैं इसकी सिर्फ लाइंस काउंट करूं तो राउंड अबाउट 3 लाइंस है, 1 2 3। जो डिस्कशन का वर्ड है वो एक ही वर्ड आ रहा है चौथी लाइन के अंदर। और अगर मैं एडिशनली से काउंट करूं तो 1 2 3, और अगर कम्युनिटी एंड शेड वाली को मैं डाल दूं तो 3.5 लाइंस है। इसका मतलब ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट्स बराबर ही लिखे हैं। पहले वाले पॉइंट में एक्सप्लेनेशन है सिर्फ, उसके साथ एग्जांपल नहीं है कोई भी। दूसरे वाले में एक्सप्लेनेशन इज जस्ट वन लाइन, मगर एग्जांपल के साथ सपोर्ट करके उसको एक्सपैंड करना। अब यहाँ पे सीखने की बात यह है कि हर दफा
एक्सप्लेनेशन नहीं होती हमारे पास, या हर दफा एग्जाम्पल नहीं होती हमारे पास। डिमांड है कि इस पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल आनी चाहिए थी, एक एग्जाम्पल हमने डाल दी, एक आइडिया कम से कम आना चाहिए था, हमने इसमें दो आइडियाज डाल दी मगर उसको एक्सप्लेन भी कर दी। मेकिंग सेंस? आप थोड़ा सा आगे चलिए। By contrast, online learners are often confined to digital communication through discussion boards or emails, which may not be as engaging or stimulating. अब मैं ये जरा ग्रीन लाइन को रब करके दोबारा से हाईलाइट करता हूँ। ये जो नीचे वाली लाइन है बाय कंट्रास्ट के साथ, ये इवन दो एग्जाम्पल का डायरेक्ट पार्ट नहीं है मगर एक्चुअली एग्जाम्पल के साथ ही फिक्स हो रहा है, क्योंकि इसमें इन्होंने बाय कंट्रास्ट के मीन्स कंपैरिजन दिया हुआ। तो एक्चुअली जो आपकी एग्जाम्पल है ना वो यहां तक बनेगी। ये एक्चुअली आपका सेकंड बुलेट है, क्योंकि उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आ गई। ठीक है, कुछ टीचर्स है वो ये भी पढ़ाते हैं आइडिया दे एक्सप्लेन करें उसके बाद फर्दर एक्सप्लेन करें, तो उसको IEEE बोलते हैं, वो भी एक फॉर्मूला है। तो ये कह लें कि वो भी एग्जीक्यूट होगा बीच में। ठीक है, मगर आप IEE पे रहें, आइडिया एक्सप्लेन एग्जाम्पल। गुड। आखिर में एक और बुलेट उन्होंने दे दिए, फर्दर मोर अगेन कनेक्टर है, ये आपका तीसरा आइडिया आ गया। The absence of a structured learning environment can lead to reduced motivation and accountability. इसके अंदर जो आपका मेन आइडिया है वो लैक ऑफ मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस्ड। ये कहते हैं कि पिछले आइडियाज को कॉम्प्लीमेंट करे, वो जो लैक ऑफ डायरेक्ट है उसके साथ मिल रहा है जाकर। एक्सप्लेनेशन की वन लाइन के लिए, एज स्टूडेंट्स में स्ट्रगल टू स्टे डिसिप्लिन्ड विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन, तो ये वही है लैक ऑफ उसके साथ। मेकिंग सेंस? अगर मैं आखिरी वाले बुलेट निकाल दूं तब भी पैराग्राफ ओके है, मगर है कि फिर ऊपर जो पहला पॉइंट है उसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो ताकि उसके जो वर्ड्स है वो 100 वर्ड्स के अंदर चले जाएं। बाकी जो आपके कनेक्टर्स होते हैं, एडिशनली, फर्दर मोर, मोर ओवर, ये एक्चुअली हाईलाइट करते हैं टू गाइड द रीडर कि मेरा अगला बुलेट आ रहा है या मेरी फर्दर एक्सप्लेनेशन या एक्सटेंशन आ रही है। हाँ जी, फॉर्मूला एग्जीक्यूट होता नजर आ रहा है, आइडिया एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल। आर वी गुड ऑन दिस वन? ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ पे। सेम चीज दोबारा से रिपीट हुई है। पेन को रेड कर लेते हैं, आइडियाज लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। Despite these concerns, I contend that online education presents far more benefits. अब ये एक जनरल स्टेटमेंट लिखी हुई है। पिछले और इस पैराग्राफ में फर्क सिर्फ इतना है, उसमें जो कनेक्टर लगाया था वो ये था कि पहला बेनिफिट ये है, फर्दर मोर इन एडिशन। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है जी कि यहाँ पे मोर बेनिफिट्स हैं, और उनको डिवाइड करने के लिए फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, ये आपके तीन आइडियाज लिखे हैं मैंने। फर्स्टली में जी, इट ऑफर्स अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये आपका मेन आइडिया। जैसे भी दो तीन स्टूडेंट्स ऑनलाइन ने कहा था कि वी कैन टेक क्लास एनीवेयर एनी टाइम। गुड। सो ये अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी जो कि फिक्स्ड में नहीं है। क्या आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, allowing learners to tailor their study schedule according to personal and professional commitments. This accessibility is particularly beneficial for working professionals, parents, or those living in remote areas where attending physical university is not feasible. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर मैं ग्रीन में चला जाऊँ ना, तो यहां से उसने काइंड ऑफ एक जनरल एग्जांपल दी है आपको, वर्किंग प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, रिमोट एरियाज, और इससे जो ऊपर वाली लाइन है वो अगर मैं इसको ब्लू में हाईलाइट कर दूं, सो दैट इज एक्चुअली योर एक्सप्लेनेशन। आइडिया आपका फर्स्ट लाइन के अंदर ही था, फ्लेक्सिबिलिटी पे आइडिया खत्म हो गया, आगे उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही। अब सीखने की बात क्या, अगर आप दोनों पैराग्राफ्स को कंपेयर करें, पिछले पैराग्राफ में आइडिया के बाद फुल स्टॉप था, उसके बाद एक्सप्लेनेशन थी। इस वाले में आइडिया के साथ ही कॉमा लगा के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट आ गई। सो दिस इज जस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। फॉर्मूला सेम एग्जीक्यूट हो रहा है, आइडिया देना है, एक्सप्लेन करना है, और साथ फिर आप एग्जांपल्स दे सकते। सेकेंडली लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट के बाद, उसमें क्या, सेकेंडली ऑनलाइन क्लास कोर्सेज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन। ये आपका मेन आइडिया है इसका। अब आगे फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज एंड सो ऑन, और लास्टली के अंदर फिर यह ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ फोस्टर्स इंक्लूसिविटी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज पीपल ऑफ
ऑल एजेस, ये इसका मेन आइडिया। एजेस और ये कह लें कि मेन आइडिया ये कि कोई भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कई बार लोग फिजिकली थोड़े से डिसेबल होते हैं, उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है फिजिकल क्लास में जाना, बट ऑनलाइन के अंदर वो अपनी एक इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के तो अच्छी एजुकेशन या उसको फुलफिल कर सकते हैं। मेकिंग सेंस? सो यहाँ से ऐड हो गया। अब आगे इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल दी हुई है, कंपेलिंग एग्जांपल और एक्सप्लेन। अब एक चीज आपने समझनी है, एग्जांपल्स दो तरह से आप एग्जाम में दे सकते हैं। एक होती है जनरल एग्जांपल, या जिसको हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल बोलते हैं, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स और दोस्त लिविंग इन रिमोट एरियाज। ना तो रिमोट एरियाज का नाम बताया, ना वर्किंग प्रोफेशनल्स का कोई बताया कि कौन से प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। मगर अगर आप नीचे देखें तो ये फैक्चुअल एग्जांपल है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल के अंदर हम कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो उसी एग्जांपल में फैक्ट्स भी डाल सकते हैं। अदरवाइज आप जनरली बात करते हैं तो जैसे काम करने वालों को फायदा है, जो दूर रहते हैं उनको फायदा है। अभी आपने एक जनरल बात कर दी। अगर आप ये कि हाँ मेरे एक अंकल हैं, वो प्रोफेशनल हैं, तो वो रेगुलर यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सकते क्योंकि मॉर्निंग टाइम उन्होंने ऑफिस जाना होता है, तो उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया जो कि वीकेंड पे होता है, जो कि शाम को होता है, जो कि दोपहर को 1 घंटे की क्लास होती है, वो लंच टाइम में मैनेज कर लेते हैं। तो एट द सेम टाइम जॉब भी चल रही है और काम भी चल रहा है। तो अब ये जो एग्जांपल मैंने क्रिएट की है, ये है हाइपोथेटिकली, मगर उसमें फैक्ट्स डाल दूंगा। आप या तो फैक्ट्स के साथ लिख लें, जो कि मेरी प्रेफर्ड है, ये ज्यादा बेहतर होता है। अदरवाइज तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आइट्स में दोनों एक्सेप्टेबल। हाँ जी, वी गुड। पैराग्राफ के अंदर सिंपल फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है, आइडिया एक्सप्लेन एग्जांपल, आइडिया एक्सप्लेन एग्जांपल। जितने आइडियाज देंगे उतनी एक्सप्लेनेशन और उसके साथ एग्जांपल्स। हाँ, एग्जांपल सबकी नहीं है तो एटलीस्ट एक एग्जांपल पूरे पैराग्राफ में होनी चाहिए, मगर आइडिया के साथ एक्सप्लेनेशन मस्ट है। देन कम्स योर कंक्लूजन। कंक्लूजन इन आइल्स हैज टू बी शॉर्ट एंड स्वीट। आपने दोनों पैराग्राफ्स का रिजल्ट बताना था, जिसको हम क्रक्स बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ्स। ठीक है, जिसको कहते हैं कि हम उसका एनालिसिस लिखते हैं, उसको रीराइट नहीं करते। पहले पैराग्राफ के अंदर ये है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, मोटिवेशन कम है। और दूसरे में ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको दोबारा से रीराइट कर दिया, मगर सेंटेंस फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स को यही लगता है कि जी इंट्रो और कंक्लूजन सेम सेम है, या इसके अंदर हमने बस इसको सम अप करके हाईलाइट कर दिया है। तो यस, आइट्स की डिमांड यही है। आपने इस पे एक्स्ट्रा कोई बुलेट नहीं डालना, कोई सजेशन नहीं देनी होती है इन पे। जस्ट ट्राई टू सम अप व्हाट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड, क्योंकि जो दरमियान की बॉडी वही आपका पोर्शन था जिसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी। जी फ्रेंड्स, कोई सवाल है तो ये बताएं, नहीं है तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं यहीं पे।